हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए सब। हेलो एवरीवन, वॉइस वगैरह क्लियर है? जल्दी से आ जाइए सब। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है, आज बच्चे बड़े लेट आ रहे हैं। जल्दी से आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करते हैं। और ललिता, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? पेपर फर्स्ट की क्लास चल रही है, ओके। बट अब तो टाइम हो गया ना। आप फ्री नहीं आई अभी तक, क्या बात है? क्या बात है, पेपर फर्स्ट की क्लास कौन सी मैम की क्लास चल रही है? ललिता, कौन सी मैम की क्लास चल रही है? अच्छा। मतलब क्लास चलती रही और तुम सो गए। वेरी गुड। प्रियंका मैम की। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हो गया कंप्लीट, क्लास हो गई? चलिए। वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है, इतना लेट क्यों आए हो आप लोग? आज अटेंडेंस किसी की भी नहीं लगेगी क्योंकि आज सब लेट आए हो। नहीं, आज गलत बात है ना, जब आप लोगों को अपने टाइम से आना चाहिए। आज किसी की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी आज। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So, hello everyone. So, very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economic. So, let's get started with our filler form app. ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन करिए। कोई भी न्यू अपडेट होगी, कोई भी न्यू प्रोसेस आएगा तो वो आपको इजीली मिल पाएगा, अपडेट हो पाएगा। सो आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं आपको। पर डे आपको पता है कि नोट्स मिलते हैं, पीवाईक्यू विद आंसर्स, 100 प्लस मॉक टेस्ट, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। क्विज़ेज़ हो गया, ठीक है, नोट्स हो गए, आपके क्विज़ होते ही रहते हैं, आपको पता है। नोट्स हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, ये कहाँ मिल रहे हैं? ओनली ऑन आपके फिलर फॉर्म पे। सो नेक्स्ट आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं
यूज कोड आशी10। सो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, आशी10, ये मेरा कूपन कोड है। तो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज। कोई भी आप कोर्स परचेज करते हैं, अगर उसमें आप आशी10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। सो आप देख सकते हैं ये आपके लिए कितना बड़ा ह्यूज एक ऑफर है, जो कि 3 सितंबर तक है। ठीक है, अब आज 31 तो हो ही गई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 दिन ही बचे हैं इसको। तो इस ऑफर को जल्दी से जल्दी और लोगों के साथ शेयर करिए, बताइए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसमें आपको देख रहे हो पेपर फर्स्ट की फ्री बुक मिल रही है, और नोटबुक प्लस पेन भी मिल रहा है आपको। तो ये कितना अच्छा ऑफर है आपके लिए। और जो कि मैंने बताया भी, तब ये एक अगर आप सिंगल बुक लेते हो तो आपको 300-400 के अराउंड पड़ जाती है ना। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ठीक है, तो ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू सैटरडे एंड 10 to 11। यूट्यूब पे आपकी 10 बजे जो क्लास होती है वो रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं। ठीक है, कई बच्चों को वहाँ पे लगता है कि मैं वहाँ पे लाइव पढ़ा रही हूँ। तो मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था, जो मेरे इधर नोन में ऑफलाइन में, जो जानते हैं मुझे, लाइक उन्होंने फॉलो कर रखा है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम वहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि आप वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते वहाँ पे। तो लोग इससे ना गलत वो समझ लेते हैं, बट उनको पता होना चाहिए कि एक लाइव क्लास कैसे होती है और एक प्रीमियर क्लास कैसे होता है, एक रिकॉर्डेड सेशन कैसे होता है। तो ये सब कंफ्यूजन कर देता है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है मैम पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं दे रही है, बट उनको क्या पता रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है तो मैं कैसे रिप्लाई दे दूंगी। सो देख सकते हो आप हाउ टू डाउनलोड नोट्स। आप जैसे प्ले स्टोर पे जाके और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये वेबसाइट है इसकी, और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। So let's get started with our motivation. Okay, positive thinking will let you, पॉजिटिव थिंक क्या करती है, विल लेट यू डू एवरीथिंग बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग विल। जो आपकी नेगेटिव सोच होती है, जो सोच रही है, जो करेगी, उससे अच्छा है जो पॉजिटिव सोच आप सोच रहे हो उसको करो आप, है ना। वो क्या करेगा, हर चीज को बेटर करेगा। तो आपको जो भी चीज होगी, यू गॉट दिस, वो आपको आराम से मिल जाएगी, है ना। तो ये याद रखना, पॉजिटिव थिंकिंग विल लेट यू डू एवरीथिंग। पॉजिटिव जो आप अच्छा सोचते हो वो आपको हर एक चीज करने देगी, और नेगेटिव क्या करेगी, खराब करेगी, है ना। सो आज हम पढ़ने वाले बैलेंस ग्रोथ, संतुलित विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले, संतुलित विकास का सिद्धांत। जैसे कि जस्ट लाइक ये टेम्पररी है, ये बस बता रही हूँ मैं कि बैलेंस ग्रोथ डिपेंड ऑफ बैलेंस पाथ पे। अब जैसे ये देख सकते हो, ये नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। अब जैसे कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि जैसे लाइक अगर आप अपने साथ में 14 ईयर्स का बच्चा देख रहे हो और दूसरा बच्चा अगर 14 ईयर्स का है, तो कहीं उसके पैरों में या कुछ प्रॉब्लम है या उसकी ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब देखते हो ना, ये सब देखते हो, बच्चों को आपस में देखते हो। तो ये सब, ये क्या बताया, बैलेंस डिपेंड और बैलेंस, मतलब इसका कहने का मतलब है बैलेंस ग्रोथ किस पे डिपेंड है, बैलेंस पाथवे पे। मतलब एक सही जो क्रम में आप चलेंगे तो उससे ही आप क्या होते हैं, बैलेंस में आते हैं। तो ये जस्ट लाइक एक डेमो था कि आप नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है एंड एक्टोड्रोप्लासिया जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। ओके, एक्टोड्रोप्लासिया ये कैसे ग्रोथ होती है। ठीक है, सो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी आप देख सकते हैं, किसने विकसित किया था इसको। इसको लुइस एलिंगियन और रोडेन द्वारा समर्थित था। मतलब वॉज डेवलप्ड बाय, बैलेंस ग्रोथ वॉज डेवलप्ड बाय रेगना नक्से एंड सपोर्टेड, किसने किया था, इस थ्योरी को सपोर्टेड किस किसने किया था, लुइस ने, एलन यंग ने एंड रोडान ने भी किया था। सो बैलेंस ग्रोथ मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द डिप्रेस सेक्टर। बैलेंस कर रहे हो आप किसी चीज को, नाम आप समझ पा रहे हो, संतुलित कर रहे हो। अब जो क्या है, डिप्रेस सेक्टर है, जहाँ पे ऑलरेडी वो सेक्टर बिल्कुल एक तरीके से एकदम डिप्रेस्ड हो चुका है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल मंदी वगैरह, कोई चीज उसमें सही नहीं है। तो बैलेंस उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बैलेंस ग्रोथ मतलब हो गया इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस सेक्टर में, डिप्रेस सेक्टर में इकोनॉमिक के। सो लीडिंग टू हार्मोनियस ग्रोथ और डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये क्या बताता है, अर्थव्यवस्था के जो बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें क्या करता है, सामंजस्य विकास करता है। क्या करता है, सामंजस्य लगाता है। मतलब जैसे आप यहाँ ग्रोथ कर रहे हो, डिप्रेस सेक्टर है,
ठीक है, ये इसमें सारी चीज़ें मंदी हैं, सारी चीज़ इसमें डिप्रेस्ड हैं, मतलब कुछ चीज़ भी अच्छी नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, बैलेंस ग्रोथ कर रहे हो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जिससे कि वो डिप्रेस्ड जो इकोनॉमी है उसका अगर उसका कुछ आगे चल के अर्थव्यवस्था में अच्छा हो रहा है तो साथ में और जो लोग होंगे और जो साथ में जो भी होंगे उनको भी क्या होगा, फायदा होगा। उनको भी क्या होगा, फायदा होगा। समझ गए क्या कह रही हूँ मैं? सो अब इसके अंदर वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी का एक मेन रोल है, जैसे कि नर्कसे ने भी इसे सपोर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी देखा आपने, गरीबी का दुष्चक्र देखा। अब जब इसमें डिप्रेस सेक्टर की बात कर रहा है, ये डिप्रेस्ड है जो सेक्टर जो ऑलरेडी हर चीज में बेकार है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसमें हमें बैलेंस करना है मिलकर। तो उसमें जब आप देखते हो तो ये लो प्रोडक्टिविटी देखते हो, क्या देखते हो, उसमें लो प्रोडक्टिविटी है। जब एक बार लो प्रोडक्टिविटी होगी तो हाउ कैन यू से डेट कि आपके पास सेविंग्स कर सकते हो, आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब आप डिमांड और सेविंग नहीं कैसे करोगे, जब आपका प्रोडक्टिविटी ही कम है तो लो डिमांड भी हो जाएगा, सेविंग भी लो हो जाएगी आपकी। उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, है ना। उससे क्या होगा, इनकम लो होगी, फिर उससे क्या होगा, कैपिटल डेफिशिएंसी होगा। तो ये जो चक्र चढ़ रहा है इसको हम जब तोड़ते हैं तो आगे क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं इसमें। क्या करते हैं, बैलेंस ग्रोथ करते हैं। इसमें जो डिप्रेस सेक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, हम ग्रोथ दे रहे हैं, आगे ग्रोथ कर रहे हैं आगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कह रही है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी यूडीसी की सरकार को एक साथ कई उद्योगों में क्या है, बड़े निवेश करने की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे आप कह सकते हो इस सिद्धांत के द्वारा, जैसे अगर मान लो कोई डिप्रेस सेक्टर है, बैलेंस करना है ना, इसको तो बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है, समझ रहे हो बैलेंस थ्योरी से, कि ये क्या करेगा, इसमें बड़ा निवेश करेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो इससे बाजार का आकार भी बढ़ेगा, है ना। क्या होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट, दिस विल इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट। जब आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगा रहे हो तो साइमल्टेनियसली सब में क्या होगा, सब में चीजें ग्रो अप होगी, सब में चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी, आप बाजार का आकार देखेंगे तो उत्पादकता भी बढ़ेगी, उसमें क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी आपकी कब बढ़ती है, जब आपको पता है आपके पास सब चीजें बैलेंस उस पर होती है, टेक्नोलॉजी, लेबर, है ना। तो ये बाजार का आकार बड़ा हो गया, फिर उत्पादकता बड़ी होगी, फिर एंड प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट। एंड देन आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको निजी क्षेत्र में क्या मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इंसेंटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हैं, डिप्रेस सेक्टर से आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमने बैलेंस की बात करी, बैलेंस ग्रोथ की बात करी, इसीलिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके साइज ऑफ मार्केट के। अब जैसे गरीब के 10 जो चक्कर को हमने पहले ही तोड़ दिया, तो इसमें यही बताया हुआ है कि खर्च करने से निवेश के लिए प्रबोलन क्या बढ़ेगा, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ देगा। जब आप बैलेंस कर रहे हो, मार्केट को आप ला रहे हो, जब मार्केट कब चलेगी, जब मैं उसको बैलेंस करूंगी, उसका कब, अभी हमने पीछे पढ़ा, मार्केट का साइज बढ़ जाता है तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इंसेंटिव्स वगैरह हाई हो जाएंगे। तो सब ये कब होंगे, जब हम गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक आप तभी कर सकते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ह्यूज आपके पास सारी चीजें बड़ी बड़ी होती है, आपका मार्केट साइज बढ़ेगा, आपका लीड होगी और सब चीजें, फिर ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये सब बैलेंस करता है उसे। तो ये डिटर्मिनेंट साइज ऑफ मार्केट है, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स बताता है कि क्या डिटर्मिनेंट्स है साइज ऑफ मार्केट के। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी। अब आपके पास उत्पादकता है, अब प्रोडक्टिविटी आपके पास हो रही है, ठीक है, आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं अच्छे से। अब प्रोडक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं मार्केट को चलाने के लिए, जो मार्केट का साइज है, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, सेकंड चीज देखेंगे आप, अगर आपको मार्केट का साइज बढ़ाना है, मार्केट में वैल्यूएबल चीजें बढ़ानी है, ग्रोथ करनी है, तो फिर क्या करेंगे, सेल को प्रमोट करेंगे। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, 50% ऑफ, 90% ऑफ, मतलब देखते होगे 299 में आपको ये मिलेगा, ओनली 1 रुपीज का गैप होता है। अगर इसमें 1 रुपीज ऐड कर लो तो 300 नहीं होगा, बट 299 से क्या होता है, एक कस्टमर अट्रैक्ट होता है ना। तो इसलिए ये सब रखा जाता है। फिर देखिए 50%, 90%, बाय वन गेट वन फ्री, ये सब प्रमोशन हो रहा है, लाइक सेल प्रमोशन दे रहे हो आप। जब प्रोडक्टिविटी हो रही है आपके पास तो सेल प्रमोशन कर रहे हो। जब सेल में प्रमोशन करोगे तो फिर क्या होगा, ट्रेड में बैरियर्स आएंगे।
ठीक है, अब ट्रेड कर रहे हो, अब ट्रेड जब करोगे तो उसमें क्या आ रहा है, बैरियर आ रहे हैं, ठीक है। बैरियर कोई से भी हो सकता है, टैक्स हो सकता है, आपका जीएसटी हो सकती है, या आपको पता है इतना 15 kg माल है तो इतना ही आपको भेजना है, एक मेजरमेंट करके, ये बैरियर आ सकते हैं। फिर जोग्राफिकल एरिया, आप अपने एक तरफ देखोगे कि कितना आप एरिया को कवर कर रहे हो, कितना एरिया में आप भेज सकते हो, कितने एरिया में आप ट्रेड कर सकते हो, कितनी एरिया में रहकर आप कितना वर्क कर सकते हो, तो जोग्राफिकल एरिया भी आप लोग इसको देखोगे, भूगोलीकरण ये सब भी आएगा इसमें। तो देन पॉपुलेशन आएगी, फिर जब पॉपुलेशन यूज होती है मार्केट में, प्रोडक्टिविटी होती है, तो यूज मार्केट में पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, है ना। पॉपुलेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, पॉपू यू आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन। एंड मनी सप्लाई, फिर क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई क्यों नहीं बढ़ेगी भाई, जो हमारी प्रोडक्टिविटी सेल हो रहा है, ट्रेड कर रही हूँ मैं, मेरे पास एरिया भी अच्छा है, साइज ऑफ मार्केट भी अच्छा है, मेरे पास पॉपुलेशन भी है, वो जो काम वर्क कर रही है, तो फिर मनी ऑफ सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मनी ऑफ सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी हमारी, ठीक है। सो नेक्स्ट आप दे सकते हैं, कुछ बोल तो नहीं रहे आप लोग, सॉरी मैंने देखा ही नहीं पढ़ाते टाइम, कुछ पूछना तो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, लगा दूंगी, परेशान मत हो तुम लोग की अटेंडेंस लगा दूंगी, 100% ऑफ, 100% ऑफ कर दिया रविंद्र ने। सही है, फिर तो बेचारा जो कंपनी वाला होगा वो तो कहेगा अरे भैया अब तो तुम 100% मिलेगा, मैं तो कंपनी डूब गई, मेरी क्या ही कमाऊंगा मैं, 100% ऑफ, बचेगा क्या उसको, फिर आगे लेबर को क्या देगा अपना, जो उसका काम कर रही है स्टाफ होगा उसको क्या देगा, कहाँ से देगा फिर उसको, दे पाएगा अगर 100% ऑफ पे। तो ये तो फैक्ट नहीं है ना, जो चीजें हैं 50% का ऑफ होता है, लाइक उसमें भी वो चीजें देखता है कि कितना मुझे, जैसे बहुत सस्ती चीजें भी होती हैं जिनको देख सकते हैं, उन पे लगा देते हैं ये लोग, ऑफ बाय वन गेट वन फ्री का भी कर देते हैं, तो इसमें समझ आ रहा है। चलो ठीक है, आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नक्शे के अकॉर्डिंग क्या बताता है, जो यूडीसी शूट क्या करता है, अपनी उत्पादों को वृद्धि करने के लिए निर्यात द्वारा बाजार का आकार बढ़ाना चाहिए। अब ये कहता है, नक्शे कहता है एक देश गरीब क्यों होता है, क्योंकि वो गरीब है। जब कहते हैं ना पुअर कंट्री इज अ पुअर कंट्री, पुअर पीपल इज अ पुअर पीपल, क्यों बोलते हैं ऐसा, गरीब इंसान गरीब ही क्यों है, क्योंकि वो अपनी गरीबी के दुष्चक्र से निकलना नहीं चाहता है। जो हमने अभी दुष्चक्र पढ़ा था उससे निकलना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें अगर लो इन्वेस्टमेंट, लो एंड सब चीज़ होगी तो वो कैसे हाई आगे जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होता है, इसमें बताता है कि नक्शे कहते हैं अगर आप जब निकलोगे गरीबी की दुष्चक्र से तो क्या होगा, फिर चीजों का आकार बढ़ना चालू हुआ। तो इसे तोड़ने के लिए फिर क्या किया इन सब लोगों ने, जैसे कल हमने थ्योरीज पढ़ी थी, है ना, उसके अंदर भी बताया था कि गरीबी दुष्चक्र को कैसे तोड़ना है, कैसे क्या करना है, लिविंगस्टन वगैरह में हमने पढ़ा था, है ना। तो ये वही कहता है, गरीब देश गरीब इसीलिए है क्योंकि वो उससे निकलना नहीं चाहता है, कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में रह के आप काम कर रहे हो, आपको पता है वहाँ पे हमारा इतना ग्रोथ नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो। अब जैसे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट था, प्रचंड बेरोजगारी में था, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर एक लैंड पे 15 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 लोग काम करते हैं, तो 5 लोग का कोई नीड नहीं है वहाँ पे, वो सिर्फ फालतू में। अगर वो 5% इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएं, वहाँ जाके लोग हाई प्रोडक्टिविटी करें, फिर हाई प्रोडक्शन होगा, तो फिर ये सब चीज़ें आगे जाके क्या होगी, मार्केट का एरिया बड़ा करेंगी और मार्केट में एक पॉजिटिव साइन लाएंगी। तो ये सब इसलिए कहता है, डग से कह रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, उत्पादक में वृद्धि करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करना चाहिए। प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, जब हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन भी हाई होगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और बाजार का आकार बढ़ाना चाहिए निर्यात करके। अब जब प्रोडक्शन में हाई होगा, इंक्रीज कर दूंगी मैं पॉपुलेशन में, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो मैं आराम से इम्पोर्ट भी, सॉरी एक्सपोर्ट भी कर पाऊंगी, निर्यात भी कर पाऊंगी। जब मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं ज्यादा होगी तो हाउ कैन यू लाइक सेंड द योर मटेरियल इज अनदर कंट्री, नहीं कर पाओगे ना।
तो आप क्या करोगे, आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। फिर मार्केट साइज ऑफ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो नग से क्या बताते हैं, उत्पादक को, तो उस पे मतलब नग से कह रहा है सबसे पहले आप किस पे फोकस करो, प्रोडक्टिविटी को। तो बीजी सिद्धांत में बताया था, बिग पुश की थ्योरी में आपने देखा था कि खपत, आय और निवेश की वृद्धि दर बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, खपत, आय और निवेश, ये क्या होनी चाहिए, वृद्धि दर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप जितना इनकम ले रहे हो उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उतना ही आपका कंजप्शन होना चाहिए। तो मांग पक्ष की समस्याओं से निपटता है, ये क्या बताता है, मांग पक्ष की, डिमांड साइड साइड की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको टैकल करता है ये, है ना, डिमांड साइड और आपका ये सप्लाई साइड। तो संतुलन बताया था मैंने, रिसेस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जब पढ़ाया था, तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड पढ़ाया था मैंने। तो इसमें बताया था कि जब आप सप्लाई साइड की बात करेंगे तो आप कहाँ पे आते हैं, लो प्रोडक्टिविटी से आप लो इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट हुआ तो लो सेविंग आ जाएगा, तो सप्लाई फिर नहीं हो पाएगी ना, तो वो सप्लाई साइड होगा। डिमांड में जब लो डिमांड हो जाती है तो डिमांड साइड वाला आपका विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो जाता है। फिर देना आता है आपका कि संतुलन विकास का एक गतिशील और लोचदार मॉडल है। बैलेंस ग्रोथ क्या है, एक डायनेमिक एंड इलास्टिक मॉडल है। बैलेंस ग्रोथ आप कह सकते हो एक गतिशील है, मतलब ये नहीं कि एक टाइम पे आके बस इसका ग्रोथ ही होता जा रहा है, ग्रोथ ही होता जा रहा है, ग्रोथ ही होता नहीं, ये लोचदार भी है भाई, ये गड़बड़ा भी सकता है। क्यों, क्योंकि जब बताया ना, नर्क से कह रहा है कुछ लोग निकलना ही नहीं चाहते गरीबी से। जैसे कहते हैं हमारा देश गरीब क्यों है, इसीलिए है क्योंकि गरीबी के दुष्चक्र से आप बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए क्या है आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर असमानता को दूर करने के लिए निवेश आवश्यक है, मतलब क्या है, नेसेसरी हो जाता है यहाँ पे आके। सो इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, क्यों, ओवरकम करने के लिए, किसके लिए, असमानताओं को दूर करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों को देखने के लिए। ठीक है, अब मान लो अगर आप निवेश कर रहे हो, आप अच्छा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, बैलेंस कैसे करोगे चीज़ों को, जब कोई चीज़ गड़बड़ा रही है तो उसमें आप देखोगे कि कहाँ कमी है, उस चीज़ को पूरा करोगे करोगे ना। तो ये वही बता रहा है कि इसमें क्या बता रहा है कि चाहे मांग साइड हो, आपका डिमांड साइड हो, चाहे आपका सप्लाई आपूर्ति साइड हो, दोनों पक्षों की इंडिविजिबिलिटी को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए निवेश आवश्यक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, आवश्यक है। तब निवेश नहीं होगा तो फिर आप कैसे सुधारोगे चीज़ों को, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि निवेश से ही सारी चीज़ें आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो आपूर्ति पक्ष में असमानता पूंजी की एक रूपता, आपूर्ति पक्ष में मतलब आप देख सकते हैं इंडिविजिबिलिटी और सप्लाई साइड लंपीनेस ऑफ कैपिटल। ठीक है, सोशल ओवरहेड कैपिटल होता है एसओसी में, आप देखते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसमें आपको ये आपके जो आपको ये सरकार जो आपको सुख सुविधाएं वगैरह देती हैं, जैसे ये हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ मिल रही है हमें, क्या मिल रही है हमें, हमें सरकार से मिल रही है, हाँ। मांग पक्ष पर बाजार के आकार के आधार पर सीमा लगाई जाती है। अब जैसे डिमांड, आप डिमांड साइड की बात करें तो उसमें लिमिटेशन मार्केट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, किसके अकॉर्डिंग, जितनी मार्केट में डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होगी, डिमांड साइड वाला जो विशेष शकल पॉवर्टी वाला जो डायग्राम है वो आगे ब्रेक डाउन होगा, है ना। जितना अच्छा हमारा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी अच्छी हमारी मांग होगी, डिमांड होगी, तो उससे क्या होगा, मार्केट का साइज बढ़ेगा, तो उससे मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मैं कितना कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। So Nurse used the big push theory of Rodin for three individual individuality of production function. मतलब कह रहा है नर्से ने तीन व्यक्तियों के लिए रोडान के बिग पुश सिद्धांत का इस्तेमाल किया। उत्पादन समारोह की असमानता है, उत्पादन जो आप इंडिविजुअलिटी और प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, असमानता है, मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज का, उसमें क्या है, असमानता है, समानता नहीं है। मांग की आप देख सकते हो, डिमांड इंडिविजुअल मांग आप देख सकते हो, मांग भी क्या है, इसमें इंडिविजुअल है, अकेली मांग की बात हो रही है। इंडिविजुअल बचत के लिए आपूर्ति, अब इंडिविजुअल बचत के लिए भी आपूर्ति की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, इंडिविजुअल है, सप्लाई फॉर सेविंग क्या है, इंडिविजुअल है, अकेले है, अपने लिए भाई अकेले से ही कर रही है, तो ऐसे कैसे हो पाएगा। तो ये इसकी बिग पुश की थ्योरी को भी लेके इसको बता रहा है। समझ गए, आगे आ जाइए।
अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बैलेंस भी है और अनबैलेंस दोनों पाथ को दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो तो नहीं गए? सो तो नहीं गए? नींद तो नहीं आ रही भैया किसी को? ललिता कह रही है यस मैम सो गए। नो, यस आई नो। पेपर फर्स्ट में कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोगों का? पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट की भी तैयारी साथ में साथ करते रहना, वरना दिक्कत होगी आप लोगों को ही। फिर बोलोगे मैम हम इकोनॉमिक्स पढ़े या वो पढ़े, ये मैं नहीं सुनूंगी, ठीक है? क्योंकि दोनों को ही पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, यस, बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छे से पढ़ना और लाइक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि नहीं बिल्कुल। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट, फर्स्ट में फर्स्ट, अच्छा। चलिए, अब इस डायग्राम में आप बैलेंस भी देख पा रहे हो, अनबैलेंस भी ग्रोथ देख पा रहे हो। अब ये जो सीधी लाइन जा रही है ओ पी, आप देख पा रहे हो ओ और पी, ये जो लाइन है ओ पी, ये क्या है? ओपी लाइन है, ये है बैलेंस ग्रोथ पाथ, ये बैलेंस कर रहा है, देख रहे हो? एक एक सीधी लाइन पे जा रही है, सीधी लाइन हो रही है। ये क्या बता रहा है? सीधी लाइन। अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है, ये 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 बन गया ओ और पी। ये क्या हो गया? ये बता रहा है आपका बैलेंस। ये क्या बता रहा है आपका? बैलेंस। ये बैलेंस में जा रही चीज, कुछ गड़बड़ा नहीं रही है, मुड़ नहीं रही है इधर उधर, देख रहे हो? मुड़ नहीं रही है इधर उधर। ठीक है, ए बी इधर देख पा रहे हो। अब अच्छा ठीक है, आउटपुट सेक्टर है ये, आउटपुट आपका निकल गया। बैलेंस एंड अनबैलेंस पाथ बता दिया इसने। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस की। अनबैलेंस में आप देख पा रहे हो पहले क्या है, इधर आ गया, फिर क्या हो गया, ये यहाँ आके स्टक हो गया, फिर क्या है, फिर नीचे फॉल डाउन हो रहा है, फिर ऊपर को उठ रहा है। तो ये अनबैलेंस की बात कर, अनबैलेंस हो रहा है चीजें। मतलब एक टाइम पे आके जो प्रोडक्शन है अपना वो हाई होता है, फिर लो होता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है, फिर पर कैपिटल का हाई लो हो रहा है, फिर इसके अंदर डेवलपमेंट हाई लो हो रहा है, फिर इसके अंदर सब चीज प्रोडक्टिविटी आपका सप्लाई वगैरह सब क्या हो रहा है, सब लो हो रहा है, एक तरीके से अनबैलेंस हो रहा है, कभी गड़बड़ा जा रहा है। तो इसलिए इसका डायग्राम कैसे बनाया? ऐसे, ऐसे बना अनबैलेंस। तो ये हो गया बैलेंस का और ये हो गया अनबैलेंस का डायग्राम। तो ये फिगर से आप समझ सकते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस में कितना बड़ा डिफरेंस है। देख रहे हो? बैलेंस में भी आ रहा है, अनबैलेंस में भी आ रहा है, बैलेंस में भी आ रहा है, अनबैलेंस में भी आ रहा है। तो ये अनबैलेंस ग्रोथ पाथ बता रहा है ना। सो अब हम पढ़ते हैं आगे मीनिंग ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस ग्रोथ क्या है। ठीक है, पहले तो मैं हमने ग्रोथ पढ़ लिया भाई, बैलेंस कैसे करना है उसको। अब जो अनबैलेंस ग्रोथ है उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं, तो हिट्समैन है, रोस्टो है, फ्लैमिंग एंड सिंगर प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने दिया। और ये जो स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट है टू बी यूज्ड बाय द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, स्ट्रेटेजी है वो किस में यूज करते हैं ये लोग, डेवलपमेंट की, विकास की जो ये लोग धारणा जो लगाते हैं, मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कोई भी काम करने की। अब स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं, ये तो नॉर्मल है। तो ये डेवलपमेंट टू बी यूज बाय द अंडर डेवलपमेंट, जो अविकसित देश होते हैं, विकसित देश जो होते हैं उसमें क्या करता है, ये स्ट्रेटेजी को वो करता है। दिस थ्योरी स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या करती है, टेंशन लेती है, इस चीज की स्ट्रेस लेती है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एक सेक्टर्स को इकोनॉमी के एक साइमल्टेनियस, मतलब सब सेक्टर्स को साइमल्ट एक जैसा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इसके लिए क्या करती है, स्ट्रेस लेती है, परेशान होती है कि हमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अनबैलेंस्ड ग्रोथ को ग्रोथ में लाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अदर सेक्टर वुड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। जब एक सेक्टर को आप डेवलप कर रहे हैं तो उससे फर्क पड़ता है और भी ज्यादा सेक्टर्स पे, जो दूसरे तीसरे सेक्टर है तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाता है। तो थ्रू व्हाट इज नोन एज लिंकेजेस इफेक्ट। तो क्या इसी को क्या बोलते हैं, लिंकेजेस इफेक्ट। अगर आप एक सेक्टर्स में कुछ भी काम करें तो एक दूसरे से लिंकेज हो जाता है, लिंक होता है एक दूसरे। तो इसी को क्या कहते हैं आप लोग, लिंकेजेस इफेक्ट।
क्या बोलते हैं उसे, लिंकेजेस इफेक्ट। क्यों लिंक हो रहा है ना एक दूसरे से। अगर आप एक में ग्रोथ कर रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही में ग्रोथ होगी। हाँ, एक ही में ग्रोथ होगी। समझ गए। कहते हैं ना इसको लिंकेजेस इफेक्ट, एक दूसरे से लिंकेज इफेक्ट हो गया ना। थ्योरी अदर सेक्टर वुड ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाती है, एक के चक्कर में दूसरा भी डेवलप हो जाता है। तो ये मीनिंग है इसका अनबैलेंस ग्रोथ। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ को आप देख सकते हैं कि अनबैलेंस ग्रोथ रिकॉग्नाइज बोथ बैकवर्ड में आप देख सकते हैं इनपुट क्रिएट डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट। जो इनपुट्स होते हैं वो अपने आप बनाते हैं डिमांड किसके लिए, अदर प्रोडक्ट्स के लिए। फॉरवर्ड क्या करते हैं, इनपुट टू अदर इंडस्ट्री, फॉरवर्ड कर देते हैं आगे को, है ना। बैकवर्ड क्या होता है, पिछड़ा जो लिंकेज होता है बैकवर्ड, फॉरवर्ड आगे आपको पता है लीडिंग सेक्टर हो गया ये। तो बैकवर्ड में क्या बताता है कि ये प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोपोनेड अनदर इंडस्ट्री, क्या करता है ये अनदर कंट्री को क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है ना। दिस प्रोडक्ट क्रिएट डिमांड फॉर अनदर इंडस्ट्री, ये क्या करता है किसी और इंडस्ट्री के लिए भी क्या करता है, डिमांड को क्रिएट करता है, बैकवर्ड ले जा रहा है ना। और फॉरवर्ड आगे को होता है, तो प्रोडक्ट क्यों प्रोड्यूस करता है, जो इंडस्ट्री यूज करती है इनपुट फॉर अदर इंडस्ट्रीज के लिए, ये आगे ले जा रही है इसको। जो ये कुछ खुद कुछ कर रहा है फॉरवर्ड में, इनपुट टू अदर इंडस्ट्री, मतलब इनपुट जो लगा रहा है तो वो अदर इंडस्ट्रीज में भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उसको फॉलो करा जा रहा है। तो ये लिंकेज हो गया, लिंकेज हो रहा है। और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, जो आप इनपुट बना रहे हो तो डिमांड वो प्रोडक्ट्स की खुद ही निकाल दो, बैकवर्ड आ रहा है ये, मतलब डिमांड फॉर अदर गुड्स की, अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड खुद क्रिएट हो रही है। तो ये क्या बता रहा है, बैकवर्ड और लिंकेज इफेक्ट बता देता है। तो हिट्समैन द्वारा आप देख सकते हैं कि ये सिद्धांत हिट्समैन द्वारा और आगे सिंगर किंडरबर्ग, पॉल स्ट्रीट और रोस्टो द्वारा समर्थित है। किसके द्वारा है, दिस थ्योरी बाय हिट्समैन एंड फर्दर सपोर्टेड बाय सिंगर किंडरबर्ग, पॉल स्ट्रीट एंड रोस्टो। रोस्टो की थ्योरी आपने देखी थी, रोस्टो की थ्योरी में क्या सब चीजें पढ़ाई थी मैंने, कि 5 स्टेजेस हो जाते हैं आपके। सबसे पहले 5 स्टेजेस बस जरा बताना, जरा कौन कौन से होते हैं, फटाफट लिख के बताना। अच्छा मैंने क्वेश्चन याद आ गया मुझे। मैम मैंने जितने पढ़ाए हैं अभी तक उसमें ही हमने पीवाई क्यू इसलिए सॉल्व किए हैं। हाँ बताओ जरा, रोस्टो की थ्योरी के वो बताओ जरा, क्या होगा रोस्टो की थ्योरी के वो बताओ, स्टेजेस क्या थे, क्या स्टेजेस होंगे रोस्टो की थ्योरी के। फटाफट बताओ, रिप्लाई दो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, वैसे तो बोलने में टाइम नहीं लगाते। हाँ क्यों, बताओ भाई जल्दी बताओ। 5 स्टेजेस होते कौन से होते, जल्दी जल्दी बताओ ना सारे, बैठे क्यों, लिख के जल्दी जल्दी लिखो। इतना टाइम लगाओगे ऐसा लगेगा कोई देख के बता रहा है। आंसर दिया करो ना फटाफट। 5 स्टेजेस रोस्टो की कौन सी बताई थी मैंने, 5 स्टेजेस कौन सी बताई थी, शॉर्ट में बता दो। जल्दी जल्दी जवाब दो, ऐसा लगेगा कि देख के बता रहे हो, अपना कॉन्फिडेंटली जल्दी आंसर दिया करो। जब चीजें ही नहीं पिछली याद होंगी फिर आगे क्लासेस में पढ़ाने का मजा नहीं आता, यही मेरा मूड खराब होता है जब तुम लोग रिप्लाई नहीं देते हो। गलत आफरीन, याद ही नहीं है। वेरी गुड, वंदना जी वेरी गुड। आफरीन वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको तो खुद ही पता होना चाहिए कि आप कर क्या रही हो। रोस्टो की थ्योरी नहीं मतलब रोस्टो की स्टेजेस नहीं याद हो रहे हैं। मैंने तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ओनली नेम पूछे उनके। आपको स्टेजेस ही नहीं याद है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं है याद, तुमसे ही उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे आपकी। क्यों नहीं है याद, मेरे को ये नहीं सुनना है कि मैम हमें ये याद नहीं है, या मैम हमें ये याद नहीं हो रहा। मुझे ये सब चीजें नहीं सुननी है भाई। एग्जाम में ये कोई भी पूछने नहीं आएगा आप लोगों से कि भाई क्यों नहीं याद था, क्यों नहीं ये पढ़ा। ये कोई नहीं पूछने आने वाला, सिर्फ रिजल्ट आउटपुट निकल के आने वाला है। जो थ्योरीज पढ़ा दी है वो भी। वेरी गुड रविंद्र,
मैं नोटिस करके रखती हूँ कि मैं थ्योरीज पढ़ा रही हूँ, आप लोग को बिल्कुल याद नहीं, मुझे नाम याद होना चाहिए ना स्टूडेंट्स का। वेरी गुड। रोस्टो की थ्योरी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ स्टेजेस पूछी है मैंने कि कितनी स्टेजेस हैं उसमें, सिर्फ स्टेजेस पूछी हैं मैंने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट स्टेज में क्या बता रहा है वो, सेकंड स्टेज में क्या बता रहा है। स्टेजेस का मैंने क्वेश्चन कल भी कराया था आई थिंक से, रिकॉर्डिंग सेशन में। अगर कल का कल का अगर आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे, तो कल के क्वेश्चन में रोस्टो की थ्योरी का क्वेश्चन था, उसमें 5 स्टेजेस थे, और जिसने भी वो आंसर्स दिए थे तो उनको पता होने चाहिए कि 5 स्टेजेस कौन थे। जब आपको पता ही नहीं होगा कैसे आंसर्स लगाओगे आगे। आई नोटिस योर नेम, क्योंकि जिसको नहीं याद, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, याद रखना है, ठीक है आफरीन। 5 स्टेज से क्या मतलब, मुझे नेम चाहिए, नेम विद नेम। 5 स्टेजेस क्या करूँ मैं? 5 स्टेजेस सबको याद होंगे, 5 स्टेजेस कौन से हैं? अब मैं बता दूं दोबारा, कल क्या क्वेश्चन में किया था, फिर कल रिकॉर्डिंग क्वेश्चन में सब मैं ही बता दूं, फिर तुम लोग क्या करोगे? स्टेजेस नहीं, कुछ नहीं याद करना है तुम लोगों ने बस। कौन सी दुनिया में हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड ललिता। प्री टेक ऑफ थी, सेकंड प्री टेक ऑफ, थर्ड टेक ऑफ, और फोर्थ ड्राइव टू मेच्योरिटी, एंड फिफ्थ द हाई एज ऑफ मास ऑफ कंजप्शन। 5 थी ना स्टेजेस। हम भी भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हम लोगों को सारी थ्योरीज याद होती हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, किसी को भी सारी थ्योरीज याद नहीं होती। बट ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको माइंड में एकदम क्लिक हो जाती हैं, और ये जो मैंने बताया था रोस्टो की थ्योरी है, इसमें जो स्टेजेस हैं उसको याद रखना, कौन सी स्टेज पर कौन सा स्टेज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अभी पूछा। और कितने बच्चों का अभी पता चल गया, कितने बच्चों ने आंसर दिया है? रिवीजन एक बार बताओ, तुम लोगों को एक बार बताओ, मैं पहले बताऊं कि रिवीजन करके आना, तो फिर करके आओगे, अच्छा आंसर दोगे। जो विदाउट रिवीजन मुझे पता चल रहा है ना, सामने से बच्चे करके कितना याद है तुम लोगों को। और मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली थी, मंडे और ट्यूसडे, आई थिंक तो सैटरडे को भी क्लास नहीं हुई थी। इन दिनों में आप याद कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे, पर नहीं, आप लोगों को सिर्फ, बस क्या बोलूं मैं, रहने दो, आ जाओ इधर, वरना क्लास वो रह जाएगी। मैं तो 100 बार बोल चुकी हूँ, अपने लिए पढ़ोगे, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूँ आप लोगों को। हाँ जी। तो क्या बताता है, ठीक है, देख लिया आप, इसके अंदर रोस्टो का बता दिया। अब इसमें कहता है हिरसमैन का डेवलपमेंट इज अ चेन ऑफ डेवलपमेंट, क्या है, चेन है किसका, डिसइक्विलिब्रियम का, असंतुलन की श्रृंखला का विकास है। हिरसमैन ये बोल रहा है विकास क्या है, असंतुलन की श्रृंखला है। मतलब क्या होता है, चेन जो आती जा रही है, डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम की जो चेन बन रही है, उससे क्या हो रहा है, विकास हो, उससे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये हिरसमैन बोल रहे हैं। असंतुलित विकास का अर्थ है निवेश, आय और उपभोग की असमान वृद्धि। मतलब एक इक्वल नहीं होता, अनइक्वल ग्रोथ होती है, कि जैसे निवेश कितना आ गया, आय कितनी बढ़ रही है, इट्स नॉट पर्टिकुलर। लाइक आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ रहा है, नहीं, इन्वेस्टमेंट का कुछ पता नहीं कितना बढ़ रहा है, इनकम है वो नहीं पता, आपके जो कंजप्शन कर रहे हो वो सब, ये सब चीजें अलग अलग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब चीजें अलग अलग कर रहे हो, तो सब पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, अलग अलग पड़ रहा है। तो असंतुलित विकास का अर्थ यही होता है कि इसमें पता ही नहीं है आपको कि संतुलित तब होगा ना, जब इसमें निवेश हमें पता होगा, आय पता होगा, उपभोग की समान वृद्धि होगी, समान वृद्धि होगी। अब इसमें क्या है, असमान है, इसमें क्या है, असमान, ठीक है। अनबैलेंस ग्रोथ मीन्स अनइक्वल ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड कंजप्शन। जिन बच्चों को अभी भी बोल रही हूँ, बार बार बोलूंगी, 4 बार बोलूंगी, 50 बार बोल चुकी हूँ, कृपया करके थोड़ा पढ़ लो, रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना तब नहीं कर पाओगे इतना रिवीजन, अभी बहुत टाइम मिल रहा है, अभी कर लो। तो अकॉर्डिंग टू हिम,
जो आपका इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री एंड लीडिंग सेक्टर। क्या होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो किस किस में होना चाहिए, जो आपका आपके आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनमें एक लीडिंग सेक्टर है, उस पर क्या होना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? रणनीतिक उद्योगों में अगर अग्रणी क्षेत्र में निवेश करोगे तो क्या होगा, इससे होगा आपको डेवलपमेंट, हाई डेवलपमेंट होगा, हाई डेवलपमेंट होगा आपका। अनबैलेंस से बैलेंस की ओर जाओगे आप लोग, बैलेंस की ओर जाओगे, सब चीजें क्या होंगी, बैलेंस होंगी, सब चीजें क्या होंगी, बैलेंस होंगी। तो क्या बताता है हिट्समैन, डिवाइड इन्वेस्टमेंट इनटू टू पार्ट। अब हिट्समैन कहता है इसने डिवाइड कर लिया इन्वेस्टमेंट को, निवेश को दो पार्ट में, कन्वर्जेंट हो गया, एक डाइवर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट हो जाता है क्रिएट एक्सटर्नल, जो आपकी भारी अर्थव्यवस्था है उसको क्या करता है ये, कन्वर्जेंट करता है। इट इज प्रॉफिट मोटिव और अंडरटेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हो काम होता है, ये किसमें, एसओसी में आ जाएगा। ये आपका सोशल ओवरहेड कैपिटल, ये इसके अंदर आ जाएगा। इट इंक्लूड डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्या होता है, जो ये किस चीज़ों में इंक्लूड होता है, डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी करती हैं, है ना। ये नहीं कि आप कहीं से मंगा रहे हो, क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आपके देश में जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज होती है वो इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। किसमें, इसमें इंक्लूड होती है, किसमें, कन्वर्जेंट वाले में। और जो एक्सपेंडिचर खर्चा होता है फाइनल प्रोडक्शन पे होता है, ठीक है, किस पे होता है, फाइनल प्रोडक्शन जो आपका निकल के आता है उसमें क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं। तो ये सोशल ओवरहेड कैपिटल पे कन्वर्जेंट बताया। इसमें क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमी इसको बनाता है, भारी अर्थव्यवस्था को बताता है, ये प्रॉफिट मोटिव होता है, इसमें प्रॉफिट कमाते हो आप ज्यादातर, क्योंकि प्रॉफिट तभी कमाओगे जब एंटरप्रेन्योर प्राइवेट में आप देखते हो उन्हें इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं तो उन्हें एनकरेज किया जाता है और काम करने के लिए। तो जब आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है तो आप क्यों नहीं एनकरेज होगे ना, क्यों नहीं होगे, बहुत अच्छे से होगे। और फिर बार बार आपको होगा कि नहीं मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। समझ में आया? ठीक है। और डाइवर्जेंट में क्या बताता है, इट क्रिएट्स लेस एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। क्या बताता है, क्रिएट करता है कम एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इट इज हेल्पफुल इन सोशल वेलफेयर। किसे बताता है, ये हेल्पफुल है सोशल वेलफेयर में, मतलब जो आसपास आपका सोशल वेलफेयर कर रहे हो आप, उसके लिए क्या है, ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, जो आप अपने सोसाइटी में जो भी आप वर्क करते हैं तो वो क्या है, बहुत हेल्पफुल है, डाइवर्जेंट है। एंड अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अंडरटेकन होता है, सब किसके अंदर हो रहा है, गवर्नमेंट के अंडरटेकन। इंक्लूड सोशल ओवरहेड कॉस्ट, इसके अंदर किसमें देखा जाता है, सोशल ओवरहेड जो कॉस्ट है उसमें क्या होता है, इसमें एड ऑन होता है। एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे, जैसे आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर क्या है, रेलवे के अंदर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसके किस में खर्चा हो रहा है, इसमें एक्सपेंडिचर के, वो रेलवे के अंदर खर्चा हो रहा है। If the economy expanding, so SOC, then the cost of production decrease and is called pressure relieving investment. आपने सोशल ओवरहेड जो आपकी कॉस्ट की बात करी थी आपने, तो उत्पादन की लागत जब कम हो जाती है, मान लो किसी भी आप कॉस्ट, आप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो इसे दबाव से राहत देने वाले निवेश कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रेशर रिलीविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है। समझ गए? और डीपीए खर्च करता है तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। क्या होता है, उत्पादन की लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसे दबाव पैदा करने वाला निवेश कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रेशर, ये क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रेशर में करता है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड और लिंकर, ये मैंने पहले ही बता दिया था, तो यही बताया हुआ है। हिट्समैन हमें बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दो लिंकेज इफेक्ट्स। किससे, दो लिंकेज इफेक्ट्स हमें वो कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई हमें। बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट क्या बताता है, ये अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बताता है, बहुत जल्दी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आ जाता है। रॉ मटेरियल जैसे आपको पता है, कच्चा माल, लेदर, ये सब क्या किस में आ जाता है, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर में आपने देखा था, ट्रेडिशनल परंपरागत स्टेज जो थी आपकी फर्स्ट वाली, जिसमें 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन पे वर्क कर रही थी, तो उसमें देखा था बैकवर्डनेस चीजें आ रही थी सारी, है ना। फॉरवर्ड लिंकेज में क्या हो रहा है आपकी, जैसे फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो निकल के आ रहा है, इसमें सिर्फ कच्चा, मतलब फर्स्ट स्टेज देखी जा रही है कि रॉ मटेरियल से कच्चा माल, और जब आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल स्टेज निकल के आ रहा है। शूज, जैसे लेदर से शूज बन गया, तो लेदर क्या है, प्राइमरी सेक्टर हो गया, है ना। शूज क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो लेदर क्या है, कच्चे में आ गया। लेदर, जैसे लेदर से आप कुछ भी बना सकते हो, बैग बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो।
समझ आ रहा है? कहाँ गए? एक्चुअली इसकी पीपीटी मुझे नहीं मिली थी, इसलिए मैंने ये इंग्लिश में इसको डाल दिया है। बाकी आप इसको एक बार हिंदी में मैंने बता दिया है, बाकी एक बार नोट डाउन कर लो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने हिंदी में इसमें मेंशन अपने आप टाइप करके मैंने आप लोगों को इसमें हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया है। अब बस लिंकेज इफेक्ट पढ़ रहे हो आप, तो लिंकेज इफेक्ट में दो तरीके के इफेक्ट तो आपने देख लिए, फॉरवर्ड हो गया और आपका एक बैकवर्ड हो गया। बैकवर्ड में आप देख रहे हो कि बैकवर्ड से रिलेटेड चीज आ रही, कच्चा माल से रिलेटेड। अब जैसे आटा है, आटे से आप ब्रेड भी बना सकते हो, बन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो जब फाइनल प्रोडक्शन गुड आ जाता है, बन के चीला बन गया आपका आटे से, तो वो चीला क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड हो गया। वो आपका फाइनल हो गया, वो क्या हो गया आपको, फाइनल हो गया। उसके लिए आपको वो करना पड़ा, लाइक बैकवर्ड से आप फॉरवर्ड आ गए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। फिर आप देखते हैं आगे, फिर आप उसके फाइनल सेक्टर की ओर, फाइनल सेक्टर किसकी तरफ आएगा, फाइनल सेक्टर आता है फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड आगे की साइड जा रहे हैं ना, बैकवर्ड पीछे की साइड है, फॉरवर्ड आगे की साइड। तो इस चीज से भी आप लोग समझ सकते हैं कि यस मैम ने ये चीज बताई है। हाँ, कच्चे माल से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड आगे को हो रहे हो तो फिर आप फॉरवर्ड तभी होगे ना जब आप कच्चे माल से रिलेटेड चीजें उसमें बनाओगे। समझ में आया? ये दोनों थ्योरी समझ में आ गई, बैलेंस ऑफ। सबसे पहले ना एक बात याद रखना, ग्रोथ के अंदर ज्यादातर थ्योरीज जो हैं वो आप देख पा रहे हो बीसीएस सर्कल पॉवर्टी को तोड़ने पे लगे, चक्र को तोड़ने में लगे। एक डिमांड साइड हो गया, एक सप्लाई साइड हो गया, दोनों को वो क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। डिमांड जब कम हो रही है, ठीक है, डिमांड मेरी कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें ये लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी लगा के कर रहे हैं। तो एक बीसीएस सर्कल और जो पॉवर्टी है ना, उसका डायग्राम आप लोग बहुत अच्छे से लेके जाना, क्योंकि उसमें से 1000 क्वेश्चन निकल के आता है, उसमें से 1000 क्वेश्चन निकल के आता है। और बिग पुश थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, रोस्टो की स्टेजेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपकी बाकी हेराडॉपर वगैरह जो भी हम आगे पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे क्या करना है उसमें। हाँ, फॉरवर्ड कच्चे माल में, और उससे आप कुछ नया बना रहे हो ना, फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे फाइनल प्रोडक्शन कर रहे हो उससे। अंतिम जो आप वो करते हो, क्या बोलते हैं उसको, फाइनल प्रोडक्शन। बिल्कुल फाइनल निकल के आ रहा है ना उसका, फाइनल की यस, इसका फाइनल ये निकल गया, फाइनल प्रोडक्शन निकल के आ रहा है उसका। तो फाइनल से रिलेटेड बात हो रही है, समझ गए? आज 10 बजे क्लास लेनी है नहीं लेनी है, बताओ। आज 10 बजे क्लास लेनी है या नहीं लेनी है? आना है सबने? किस किस का मन है भाई, बताओ। आज आज पता नहीं क्यों क्लास लेने का मन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, तुम लोग बताओ। देखते हैं, वोट के ऊपर है, जितने बच्चे वोट कर देंगे मैं आ जाऊंगी। रबिन बोल रही है यस यस लेना है, लेनी है। अच्छा, वंदना भी बोल रही है लेनी है। अच्छा ठीक है, लेनी है तो क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं, क्वेश्चंस लाऊंगी। हाँ, राइज, फर्स्ट प्रोडक्ट राइज हो जाएगा, राइज। अरे नहीं नहीं, ललिता, जैसे बैकवर्ड में आ गया आपका एक लेदर एग्जांपल आ गया, लेदर। लेदर से आपने शूज बनाया, तो शूज एक फॉरवर्ड में आ गया, लेदर आ गया आपका बैकवर्ड में, तो उससे एक आपने नए आगे आगे की तरफ चले, फॉरवर्ड हो गए ना आप, फाइनल प्रोडक्शन बना रहे हो ना उससे फॉरवर्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, शूज में आ जाएगा। ठीक है, सभी कह रहे हैं बच्चे हमें क्लास लेनी है, क्लास लेनी है, तो मुझे आना पड़ेगा। फिर बच्चे क्यों, तुम क्या ही कर रहे हो, एक बात बताओ। आई नो सारी थ्योरी सबको याद नहीं होती है, ठीक है, सारी थ्योरी सबको याद नहीं होती है, बट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं 4 बार क्लास में चीख रही हूँ, इतनी तुम लोगों से बातें भी करती हूँ मैं, अपना इतना एफर्ट डालती हूँ बोलने में, इतना मेरा गला 1 घंटा जब बोलोगे ना लगातार तब पता चलेगा। हाँ, आफरीन कहाँ गई? अब ये कहाँ गई लड़की, है ना? तो क्या होता है जब आप, मैं इतना आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अब मैं जब बोल रही हूँ रोस्टो की 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, लिखो उसमें कॉपी में अपनी कि 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है रोस्टो की, जैसे अपनी भाषा में लिखेंगे, लिखो अपना। तुम्हें समझ आना चाहिए, मैं तुम्हारे नोट्स नहीं पढ़ रही, तुम अपने नोट्स पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम्हारा पेपर क्लियर होना चाहिए। तो मैं 4 बार चीख चीख के बोल रही हूँ, तो क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? समझना चाहिए ना कि मैम क्यों बोल रही हैं। इतना सारा नोट्स,
बेटा पर एक बार बताओ, ये एक्सक्यूज़ अगर आफरीन तुम दोगी तो फिर ये तुम खुद को दे रही हो, ये मुझे नहीं दे रही हो। मैं तो तुम्हारे लिए, देखो मैं तो यहाँ क्लास लेके चली जाऊँगी, बट मुझे एक्चुअल में तुम लोगों का रिज़ल्ट चाहिए, तभी तो मैं इतना बोल रही हूँ। देखो वो सबके साथ होता है, मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज़ बताई थी। थोड़ा-सा एक डिवाइड करो अपने टाइम टेबल को। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको अपना कुछ काम करते हुए लीड लगा ली, सुनते रहे, थ्योरेटिकल जो पार्ट हो गया, या मेरी थ्योरीज को आपने लीड लगाया, कुछ काम कर रहे हैं और सुनते चलेगा। ऐसे कर लो। ज़रूरी है कि एक जगह बैठ के ही काम ही करना है हमें। एक जगह बैठ के हमें ज़रूरी नहीं है कि हम काम करेंगे। थोड़ा सा, अब देखो 2 या 3 महीने कर लोगे मेहनत तो वो आगे तक आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ, देखती हूँ, मैं पक्का नहीं कह सकती देखो आपकी क्लास का, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली अभी कुछ काम है, मुझे कुछ पेपर वर्क करना है, अभी मुझे बहुत सारा लिखना है बैठ के, तो इसीलिए मैं बोल नहीं सकती। बाकी तो जहाँ तक है अभी बता, आप लोग देख लेना, मैं अभी डाल दूँगी आपका। हाँ, ऐसे ही करा करो। हाँ, ऐसे किया करो। इसमें क्या कहते हैं, जैसे कानों में लीड लगा लिया और अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप वंदना जी हो गए, वंदना क्या कर रहे होंगे, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपना लीड लगाया और अपना सुनते रहे, अपना काम भी करते रहे। अपनी फैमिली भी देखनी है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर साथ में अपना क्लास भी लेते रहे। तो ये अपने आप से करो ना, ये मैं कैसे बता दूँ। अब देखो, मैंने ये तो नहीं बोला सारा याद करो, मैंने जो इम्पोर्टेंट तुम लोगों को हाईलाइट करके बोलती हूँ कि ये याद रखना, तभी बोलती हूँ ना, इसीलिए ऐसी तो नहीं बोलती। जब तुम लोगों को लगता है कि मैम हमें हमसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, हम इतना सारा थोड़ी ना याद कर लेंगे, मैडम तो ऐसे पूछ लेती, पर ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है ना। हाँ, तो ये सब ये वंदना जी, जब हम भी क्लास लेते थे ना, तो ऐसे ऐसे हमने भी बहुत चीजें करी हैं, पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग भी। तो ये सब नॉर्मल है ना, बल्कि ये अच्छी बात है, आप अपना काम भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हो आप, बल्कि हर किसी से ये नहीं होता है। ठीक है, 10 बजे वाली क्लास पक्का नहीं है, कि मैं पक्का नहीं कह सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक बार स्केड्यूल देख लेना 9:30 बजे तक। ठीक है, फिर देखते हैं। बाकी एक बार क्लास की तरफ आ जाते हैं। आई थिंक सो क्लास यहीं ख़त्म ही हो गई है। ठीक है। अभी आपका थ्योरीज आपका पूरा एंड हो चुका है। ठीक है, इसमें एक बार देख लेना, और ये डायग्राम में, इससे रिलेटेड डायग्राम ये आ जाता है। अब इसको भी नोट डाउन कर लो कि ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम ही आता है पूरा, ये डायग्राम ही आता है। अब इसमें पूछ लेगा कि ये कौन सा पाथ है, ये कौन सा पाथ है, तो तुम लोग बता देना इसको, ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। ये पीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी इम्पोर्टेंट है, नेट में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी ये हो गया, ये सब सेल प्रमोशन, इसमें कोई इंग्लिश में लिखा है, इसमें कोई हिंदी में समझना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, खुद भी थोड़ा बहुत लिखो इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं कहाँ से लाऊं, सारी चीज़ें हिंदी, कुछ चीज़ें तो शॉर्ट, जैसे शॉर्ट में हो गया, तो शॉर्ट में इंग्लिश टू हिंदी आप लोग कर सकते हैं ना। अब देखो, बाकी मैं ये सब अपने आप लिख लिख के ले आई थी तुम लोग लिए, कि तुम्हें समझ में आ जाए। समझ में आ गई, ये डायग्राम वगैरह लिख लेना, और बाकी ये लीडिंग सेक्टर हो गया आपका, बैकवर्ड लिंकेज है, आपका फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। ठीक है, बाकी ये हिट्समैन का इम्पोर्टेंट है, इसमें पढ़ लेना एक बार। बाकी रिवाइज कर लेना, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये एक बार बैकवर्ड मैंने बता ही दिया, फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं। मैम हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसको करो, बाकी मैम करती हैं ऐसे, हम जो क्वेश्चन करते हैं उसको मोबाइल में देख कर बताते हैं। समझ में नहीं आया ललिता ने क्या लिखा। अच्छा, बुरा नहीं मानते हैं, ओके। अनबैलेंस में लड़खड़ा, मतलब हाँ, हर चीज़ अनबैलेंस होना। अब जैसे मान लो ये पेन है, अब ये पेन सीधा है, अभी तो बैलेंस है ना। अब मान लो ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब इसको मैं सीधा करूंगी तभी तो बैलेंस होगा, तभी बैलेंस हो पाएगा ना, ऐसे बैलेंस थोड़ी ना हो पाएगा। तो किसी भी चीज़ को ले लो आप अपना रियल एग्जांपल ले लो डेली की लाइफ का।
अब आप एक शेड्यूल बनाते हो अपना पढ़ने का, अब वो शेड्यूल आपका इधर-उधर हो जाता है, 7 बजे उठते हो, अब आप उठने लग गए 9 बजे, तो वो जो 2 घंटे का है वो क्या हो गया, वो अनबैलेंस हो गया। आप उसको बैलेंस करने के लिए दोबारा की तरह चीज़ें करोगे, है ना? दोबारा की तरह करोगे। तो क्या होता है, ये सब अनबैलेंस से आपको बैलेंस कैसे करना है, ये खुद एक रियलिटी लाइफ को लेके चलो। समझ गए? ललिता, मुझे आपका समझ में नहीं आया, प्लीज रिप्लाई करो। बेटा, आफरीन, पीवाई क्यू क्वेश्चन मैं आज भी करा दूं, पर थ्योरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी थ्योरी नहीं खत्म हुई ना, तो मुश्किल हो जाएगा। पीवाई क्यू है, हम तो करते रहेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं भाई क्लासेस में, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ललिता, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई बेटा, जल्दी बताओ, फिर मुझे क्लास होगा करनी है। जल्दी बताओ। इन्होंने लिखा है कि हम जो क्वेश्चन करते हैं मोबाइल में देख कर करते हैं, पता नहीं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने क्या लिखा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा समझ। क्वेश्चन करते हैं उसको देखने के लिए आपको चैट में तो उसके लिए, अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ, बस कुछ रीज़न है मैं नहीं कर सकती हूँ उसको। बाकी मैं करती हूँ, मेरे पास टैब है। वो एक्चुअली आजकल वर्क इतना हो रहा है ना, तो वो चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो मुझे इसलिए ध्यान नहीं रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों के बस क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है, अब जाइए आप लोग, क्लास को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। 10 बजे आई थिंक सो क्लास नहीं होगी आज आपकी, ठीक है? कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे सेम जगह। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।